रात को देर से एक युवा महिला को उसके घर की रसोई में पाया गया। इस घटना की एकमात्र गवाह उसकी बेटी थी, जो एक सटे हुए कमरे में थी। जांच के शुरुआत में ही स्पष्ट हो गया था कि इस मामले के कई पहलू रहस्यमय थे और जांचकर्ता सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करने में असमर्थ थे। जो हुआ उसकी सच्चाई कई साल बाद सामने आई और सभी को गहराई से चौंका दिया। क्रिस्टल पेरी का जन्म 23 अगस्त 1976 को मैन, यूएसए के छोटे से शहर रमफोर्ड में हुआ था। उसकी मां ने अकेले 10 बच्चों की परवरिश की और क्रिस्टल सबसे छोटी थी। हालांकि वे विलासिता में नहीं रहते थे, परिवार अत्यधिक गरीबी में नहीं जीता था, लेकिन माता पिता की सख्ती और व्यक्तिगत ध्यान की कमी ने बच्चों को बचपन से ही बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। क्रिस्टल की सबसे बड़ी बहन, जो क्रिस्टल के जन्म के समय 12 साल की थी, अक्सर छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी और अपनी मां की जगह लेती थी। अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करती थी। ऐसे माहौल में पले बढ़े सभी लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़े और आखिरकार देश के विभिन्न हिस्सों में बिखर गए। क्रिस्टल भी अपने परिवार का सपना देखती थी और हाई स्कूल में ही टॉम नामक एक युवा व्यक्ति से मिली। मिलने के 1 साल से भी कम समय में उसने क्रिस्टल को प्रस्ताव दिया और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद वे कैलिफोर्निया चले गए, वहां एक नया जीवन शुरू करने के लिए। क्रिस्टल को जल्द ही एहसास हुआ कि महानगर में रहना उसके लिए नहीं था, इसलिए 1.5 साल बाद वह टॉम के साथ मैन राज्य लौट आई। उन्होंने ब्रिजस्टोन नामक एक स्थान चुना, जो क्रिस्टल के घर से केवल 1 घंटे की दूरी पर था। यह शहर स्टीफन किंग की किताब द मिस्ट के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें घटनाएं यहीं घटित होती हैं। क्रिस्टल को एक छोटे से जूते की फैक्ट्री में काम मिला और फिर अतिरिक्त अस्थायी काम भी किए। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है और जल्द ही उसने और टॉम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सारा रखा। शुरू में वे खुश थे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे। टॉम स्थानीय पब में अधिक समय बिताने लगा और अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा पेय पर खर्च कर देता था। एक दिन उसने क्रिस्टल द्वारा खाने के लिए रखे पैसे भी खर्च कर दिए। कभी कभी इसके कारण खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। अंततः क्रिस्टल ने तलाक का फैसला किया। इसके बाद टॉम अपनी बेटी को केवल कभी कभार देखता था और उसके जीवन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता था। बाद में उसकी नई जीवनसाथी ने क्रिस्टल के प्रति नफरत दिखानी शुरू की, जो अप्रिय फोन कॉल और व्यक्तिगत मुलाकातों में असंतोष के रूप में प्रकट होती थी। वह अपनी पिछली शादी से असंतुष्ट थी। इन परिस्थितियों ने क्रिस्टल को सारा को उसके पिता के पास भेजने को लेकर चिंतित कर दिया। टॉम की नई जीवनसाथी के अजीब व्यवहार की चिंता ने क्रिस्टल को सावधान कर दिया। अंततः क्रिस्टल और उसकी बेटी उसकी मां के पास रहने चले गए और आने वाले वर्षों में महिला ने अपना घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रयास किया। कई वर्षों के बाद क्रिस्टल ने अंततः अपना सपना पूरा किया और ब्रिजस्टोन के किनारे पर एक आरामदायक घर खरीदा, जो एक सुंदर झील से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। वह और उसकी बेटी सारा बहुत उत्साहित थीं। अंततः उनके पास अपना खुद का स्थान था। क्रिस्टल 9 भाई बहनों के साथ बड़े परिवार में पली बड़ी। अपनी एकमात्र बेटी को जितना संभव हो सके उतना ध्यान और प्यार देना चाहती थी। वे काम के बाद हर खाली पल एक साथ बिताने की कोशिश करते थे। अक्सर फिल्में किराए पर लेते थे या देर रात तक बात करते रहते थे। 10 मई 1994 को जब क्रिस्टल 30 साल की थी और सारा 12 साल की थी, उन्होंने साथ में सूर्य ग्रहण देखा। अगले दिन सब कुछ सामान्य रूप से चला। क्रिस्टल काम पर गई और सारा स्कूल। शाम को उन्होंने साथ में डिनर किया। उसके बाद क्रिस्टल ने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाया। लेकिन कुछ घंटे बाद सारा अजीब आवाजों के कारण जाग गई। पहले उसने सोचा कि उसकी मां फोन पर जोर से बात कर रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ चिंताजनक हो रहा था। लगातार आवाजों ने उसे शक करने पर मजबूर कर दिया कि नीचे की मंजिल पर कुछ हो रहा है। सारा का बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, हल्की बेचैनी के साथ। आवाजें रसोई से आ रही थीं, लेकिन लड़की बिना अपने कमरे से बाहर निकले यह नहीं देख सकती थी कि वहां क्या हो रहा था। सारा जड़ हो गई।
डर के मारे कि कोई छोटी सी आवाज भी ना हो। जल्द ही उसने कदमों की आवाज सुनी और सोचा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गई, ये सोचते हुए कि दरवाजा जल्द ही खुल जाएगा। इसके बजाय रसोई में एक दराज के खुलने की आवाज आई, जिसके बाद एक सरसराहट हुई, मानो कोई रसोई के बर्तनों के नीचे कुछ देख रहा हो। आवाजें तेज थीं, लेकिन अचानक चुप हो गईं। सारा ने अपने युवा उम्र के बावजूद स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि कुछ बुरा हुआ था। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था और वह जानती थी कि शायद वह स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जब घर में सन्नाटा छा गया तो सारा ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई। वह रसोई में गई, जहां चांदनी के हल्के प्रकाश में जो खिड़की से गिर रही थी, एक परेशान करने वाला दृश्य था। जब वह रसोई के पास पहुंची तो उसने दीवार घड़ी पर देखा, जो 1 बजे रात दिखा रही थी। जमीन पर उसने अपनी मां को देखा और उसके हाथ के पास एक फोन रिसीवर पड़ा था। सारा, हालांकि घबराई हुई थी, जानती थी कि उसे जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। उसने रिसीवर उठाया और मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, 911 डायल करते हुए, लेकिन लाइन शांत थी। फिर वह लड़की क्रिस्टल के कमरे में भागी, जहां एक अतिरिक्त फोन था, लेकिन यह भी काम नहीं कर रहा था। कई प्रयासों के बाद सारा को समझ में आ गया कि एकमात्र समाधान था पड़ोसियों से मदद मांगना। वह अपनी नाइटी और बिना जूतों के बाहर भागी। मई का महीना था और मौसम ठंडा था और साथ ही बारिश भी हो रही थी, लेकिन सारा ने अपने आराम के बारे में नहीं सोचा। उसका एकमात्र विचार मदद था। अगला घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, शहर के केंद्र की ओर। उसने वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर सारा अन्य घरों की ओर भागी, लेकिन वहां भी उसके प्रयास असफल रहे। अंततः वह एक इतालवी रेस्तरां पहुंची, जहां मालिक एक अटैचमेंट में रहते थे। इस बार दरवाजा खुल गया। सारा ने जल्दी से समझाया कि क्या हुआ था और आश्चर्यचकित निवासियों ने उसे अंदर ले लिया। वहां से उसने पुनः 911 नंबर डायल किया और घटना की रिपोर्ट की, जिसके बाद अधिकारी उसके घर की ओर रवाना हो गए। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसे जमीन पर, दीवारों पर और रसोई के बर्तनों पर कई निशान मिले। विशेषज्ञों को तुरंत पता चला कि अब कोई सहायता संभव नहीं थी। प्रवेश द्वार के कांच पर एक हाथ का निशान मिला, जो शायद सारा का था, क्योंकि और कोई निशान नहीं मिला। हालांकि रसोई की फर्श पर कई जूतों के निशान मिले, जो अपराधी के हो सकते हैं। जांचकर्ताओं ने इनकी तस्वीरें लीं ताकि जूतों के आकार और मॉडल का निर्धारण किया जा सके। ये निशान सारा के शयनकक्ष तक पहुंचे, लेकिन अज्ञात कारणों से वहां समाप्त हो गए। खास बात यह थी कि कुछ निशानों को मिटाने की कोशिश की गई थी, जो उनकी संख्या के कारण अजीब लग रहा था। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि सभी निशान हटाना असंभव था। जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने देखा कि कुछ धब्बे अन्य धब्बों से आकार में भिन्न थे। ज्यादातर तिरछे गिरे थे, जबकि अन्य बूंदें सीधे ऊपर से गिरी प्रतीत होती थीं। जांचकर्ताओं को संदेह था कि अपराधी ने घटना के दौरान गलती से अपने हाथ पर एक धब्बा छोड़ दिया था, जो संभवतः उसी का हो सकता है। यह भी पाया गया कि बूंदें एक रसोई के पेपर रोल की ओर जा रही थीं और घर के बाहर गायब हो रही थीं। संभवतः अपराधी ने टॉवल का इस्तेमाल अपनी प्राथमिक चिकित्सा के लिए किया होगा, इससे पहले कि वह घटनास्थल छोड़ता। इस प्रकार जांच जारी रही, सभी मिले सबूतों के साथ, जिसका उद्देश्य मामले को जल्द से जल्द हल करना और अपराधी को पकड़ना था। इसके अलावा अन्य सबूत भी मिले, जिन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। लेकिन धन की कमी के कारण प्रयोगशाला अत्यधिक कार्यभार में थी और परिणाम आधे साल बाद ही आ सकते थे। इसने जांचकर्ताओं को बिना सीधे सबूतों के ही शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले उन्होंने भौतिक लाभ की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि घर में कुछ भी गायब नहीं था। अनधिकृत आगंतुक का भी कोई सबूत नहीं मिला, जिससे माना गया कि क्रिस्टल ने खुद अपराधी को अंदर आने दिया होगा। उसके कपड़े, एक पायजामा को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि वह किसी
अतिथि की प्रतीक्षा कर रही थी। यह संभव हो सकता है कि उसने आगंतुक को पहचाना या किसी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मनाया हो। जांच का मुख्य केंद्र एकमात्र गवाह सारा से बात करना था। पुलिस ने अस्पताल में जाकर उसके स्वास्थ्य की जांच की। पहले सवालों में से एक यह था कि वह पड़ोसियों के पास क्यों भागी, बजाय इसके कि घर से ही 911 नंबर पर कॉल करती। उसने कहा कि लैंडलाइन फोन काम नहीं कर रहे थे, जो जांचकर्ताओं को अजीब लगा। जब वे पहुंचे और फोन की जांच की तो पाया कि कॉल किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि लड़की तनाव की स्थिति में भ्रमित हो गई होगी। उस रात की घटनाओं का गहन विश्लेषण करने के बाद जांचकर्ताओं ने कुछ गवाहों के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए यह पाया गया कि एक फोन अपनी जगह पर नहीं था और उसे वापस लाकर कॉल किया गया। दूसरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने इस संभावना पर विचार किया कि सारा ने गलत नंबर डायल किया हो या खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से कनेक्शन बाधित हो गया हो। सारा के बयान के दौरान जिसने दावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जांचकर्ताओं ने उसकी बातों पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने पूछा, वह घटना के विवरण कैसे जानती है? जिस पर उसने जवाब दिया, यह स्पष्ट था। हालांकि जांचकर्ता स्पष्टीकरण पर जोर देते रहे क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह कुछ छिपा रही हो। साथ ही जांच में शुरुआती परिणाम सामने आए। एक स्थानीय दुकान में जूते मिले जिनके तलवे घटनास्थल के निशानों से मेल खाते थे। यह भी पता चला कि क्रिस्टल की अपने पूर्व पति की प्रेमिका टेरेसा के साथ जटिल संबंध थे, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। हालांकि उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। क्रिस्टल और उसके प्रेमी डेनिस के बीच संबंध, जो 2 साल पहले तब शुरू हुआ जब उसने उसी कार्यशाला में काम करना शुरू किया, उतार चढ़ाव से भरा था। कभी कभी डेनिस अजीब व्यवहार करता था और दीवारों पर प्रहार करता था, जिससे संदेह उत्पन्न होता था। हालांकि घटना में उसकी सीधी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। घटना के अगले दिन जब जांचकर्ता डेनिस के घर पहुंचे तो उसने तुरंत क्रिस्टल की भलाई के बारे में पूछा। जब पुलिस ने फिर से पूछा कि क्या उसने उस रात घर छोड़ा था, तो डेनिस बेहोश हो गया। होश में आने के बाद भी उसने अपनी निर्दोषता पर जोर दिया। डेनिस ने बताया कि उसने उस शाम को क्रिस्टल से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन एक दोस्त की कार की मरम्मत में मदद करने के कारण देर हो गई। बाद में उसने क्रिस्टल को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि अब मिलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद एक छोटा सा विवाद हुआ और डेनिस घर पर ही रहा। हालांकि पुलिस उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकी। उन्होंने पुष्टि की कि उसने वास्तव में अपने दोस्त की मदद की थी। डेनिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी सहमति दी, जिसमें कोई धोखाधड़ी का संकेत नहीं मिला, सिवाय एक सवाल के। जब पूछा गया कि क्या वह क्रिस्टल के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार महसूस करता है, तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया। इसके अलावा डेनिस का जूते का आकार अपराधी के समान था, लेकिन उसके घर में कोई मेल खाता जोड़ी नहीं मिली। डेनिस ने डीएनए सैंपल देने की भी स्वेच्छा जताई, लेकिन एक अजीब बयान दिया। उसने जांचकर्ताओं से कहा कि अगर वे उसे गिरफ्तार करने का फैसला करें तो कृपया उसे कार्यस्थल के पीछे के दरवाजे से ले जाएं, ताकि उसके सहकर्मियों को परेशान न किया जा सके, क्योंकि उसके बॉस ने हमेशा उसका सम्मान किया था। यह बयान संदिग्ध लगा, उसकी निर्दोषता के दावे के बावजूद। बाद में पुलिस को क्रिस्टल की सबसे अच्छी दोस्त से जानकारी मिली, जो किसी अन्य शहर में रहती है। उसने कहा कि क्रिस्टल डेनिस के व्यवहार के बारे में चिंतित थी, जो उनके झगड़ों में हमेशा अधिक तनावग्रस्त हो जाता था। क्रिस्टल ने डेनिस से अलग होने पर भी विचार किया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से डरती थी। इसके अलावा पुलिस ने क्रिस्टल के एक सहयोगी से बात करने के बाद, जो शुरुआत में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे सका, कुछ महत्वपूर्ण पता चला जो मामले को सुलझाने में मदद कर सकता था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने डेनिस के कार्यस्थल को छोड़ा, उसने उनसे संपर्क किया। उसने पूछा कि उन्होंने पुलिस को क्या बताया था। वह भी संदिग्ध लग रहा था। हालांकि उसके मामले में कोई ठोस सबूत नहीं था। डीएनए परीक्षण अभी तक नहीं किया गया था और इसमें कई महीने लग सकते थे, जिससे पुलिस को अन्य संभावित सुरागों की तलाश करनी पड़ी।
जल्द ही जांचकर्ताओं को असामान्य जानकारी मिली। एक स्थानीय निवासी डॉनी, जो एक पार्टी में नशे में था, ने दावा किया कि वह इस अप्रिय घटना में शामिल था। हालांकि जब उसे पूछताछ के लिए लाया गया तो डॉनी ने दावा किया कि उसे पार्टी के विवरण याद नहीं थे और उसने किसी भी घटना में शामिल होने से इनकार किया। बाद में पता चला कि डॉनी को शराब की समस्या थी और कहानी गढ़ने की उसकी प्रवृत्ति से पुलिस पहले से ही परिचित थी। एक अन्य गवाह ने बताया कि उसने क्रिस्टल के घर के पास न्यू हैम्पशायर की नंबर प्लेट वाला एक काला पिकअप देखा था, लेकिन यह जानकारी कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दे सकी। उस रात गुजर रही एक महिला ने सारा के घर के पास एक कार को हेडलाइट्स के साथ देखा जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डर गई कि उसका पीछा किया जा रहा है और जल्दी से एक अन्य सड़क में मुड़ गई, लेकिन कार निकल गई। यह घटना भी जांचकर्ताओं के लिए कोई मददगार साबित नहीं हो सकी। नए सुरागों की तलाश और घटना को स्पष्ट करने के ये सभी प्रयास जारी रहे, लेकिन अब तक कोई सफल परिणाम नहीं मिला है। लंबे समय तक पुलिस अधिकारी क्रिस्टल के मामले में कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं ढूंढ पाए। जनता को जुटाने के लिए उनके रिश्तेदारों ने इस घटना के बारे में जानकारी के लिए $10,000 का इनाम घोषित किया। उन्होंने पूरे शहर में विज्ञापन लगाए, नए गवाहों की उम्मीद में। इस बीच क्रिस्टल के पूर्व पति की गर्लफ्रेंड थेरेसा को बार बार उन विज्ञापनों को हटाते हुए देखा गया। जहां तक उनके पूर्व पति का सवाल है, उसे भी संभावित संलिप्तता के लिए जांचा गया, लेकिन जल्द ही जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि उसके शराब की समस्या और स्पष्ट मकसद की कमी के कारण उसकी संलिप्तता की संभावना कम थी। पुलिस ने 2 अन्य पुरुषों से पूछताछ की जिनका तलाक के बाद क्रिस्टल के साथ संबंध था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। टॉम सहित सभी ने अपने डीएनए नमूने दिए, जिनके परिणाम 9 महीने बाद आए। जब परिणाम आए तो पाया गया कि किसी भी नमूने का घटनास्थल पर मिले डीएनए से मेल नहीं था। डेनिस के नमूने की पुनः विश्लेषण के बाद भी परिणाम वही रहे। एक पहेली में फंसकर जांचकर्ता अपने एकमात्र गवाह के पास लौट आए। उन्होंने संदेह करना शुरू किया कि सारा तनाव या याददाश्त की कमी के कारण विवरण याद नहीं कर पा रही थी। उस समय वह टेक्सास में अपनी आंटी के साथ रह रही थी और जांचकर्ता उसके पास पहुंचे। उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया, जिसमें कोई झूठ नहीं पाया गया। फिर भी जांचकर्ता उसे रोजाना वही सवाल पूछते थे, लेकिन उसने हमेशा यही कहा कि उसने अपराधी का चेहरा नहीं देखा। 90 के दशक के अंत और FBI डेटाबेस के आगमन के साथ जांचकर्ताओं ने अपराधी का डीएनए सिस्टम में दर्ज किया, लेकिन इससे भी कोई परिणाम नहीं मिला। यह मामला लंबे समय तक बिना हल के रहा। पुलिस के नए गवाहों से पूछताछ करने और विभिन्न व्यक्तियों की जांच करने के प्रयासों के बावजूद 99 के वर्ष में एक नए जांचकर्ता को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने न केवल मौजूदा सबूतों की जांच करने का निर्णय लिया, बल्कि शहर और उसके आसपास के अधिकांश पुरुषों के डीएनए नमूने भी एकत्र किए। उस समय प्रयोगशाला की क्षमताओं में काफी सुधार हुआ था, जिससे तेजी से विश्लेषण संभव हुआ। सैकड़ों नमूनों के संग्रह के बावजूद कोई मेल नहीं मिला। जांचकर्ता ने सारा से भी संपर्क किया और सुझाव दिया कि वह एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम करे ताकि घटना की खोई हुई यादों को पुनः प्राप्त किया जा सके। विशेषज्ञ ने पुष्टि की कि सारा वास्तव में घटना के विवरण को याद नहीं कर सकती और ईमानदारी से कह रही है कि उसने अपराधी का चेहरा नहीं देखा है। इसके बाद कई वर्षों तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। मामले पर काम जारी रहा, लेकिन 2006 तक कोई नई सुराग नहीं मिली, जब तक कि अचानक जांचकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश नहीं मिला। एक डीएनए नमूना जो उनके पास संग्रहित नमूने के समान था, FBI डेटाबेस में दर्ज किया गया था। डीएनए का मालिक माइकल हचिंसन था, जो पहले कभी संदिग्धों की सूची में नहीं था। 2003 में उसे एक मामूली उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद माइकल को 6 महीने की स्वतंत्रता प्रतिबंध और 3 साल की परिवीक्षा मिली थी। उसी समय उसका डीएनए नमूना लिया गया था, जिसे अज्ञात कारणों से संघीय डेटाबेस में अपलोड नहीं किया गया था, बल्कि प्रयोगशाला अभिलेखागार में रखा गया था।
3 साल बाद माइकल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसे सुरक्षित ड्राइविंग के साथ असंगत माना गया। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन अदालत की सुनवाई में नहीं उपस्थित होने के कारण उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी शादी के दिन माइकल को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। उसी दिन उसका डीएनए नमूना लिया गया और परिणाम तुरंत डेटाबेस में दर्ज किया गया। जल्द ही एक अन्य मामले पर काम कर रहे जांचकर्ताओं को डीएनए का मिलान मिला। जांचकर्ता ने सारा से संपर्क किया ताकि उसे जानकारी दी जा सके, लेकिन उसे आधिकारिक आरोप लगाए जाने तक इसे गुप्त रखने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या माइकल उसे जानता था, जिस पर सारा ने मना कर दिया। चूंकि माइकल पहले से ही हिरासत में था, आगे की कार्रवाई आसान थी। जांचकर्ता ने सावधानीपूर्वक मामला तैयार करना शुरू किया ताकि माइकल के पास जिम्मेदारी से बचने का कोई मौका न हो। उसने पाया कि घटना के समय माइकल ब्रिजस्टोन में रहता था, जो क्रिस्टल के घर से केवल 3 किलोमीटर दूर था। उस समय जब माइकल 19 वर्ष का था, वह एक इतालवी रेस्तरां के बगल में रहता था, जहां से सारा ने पुलिस को फोन किया था। माइकल अक्सर अपनी मां से मिलने जाता था, जो क्रिस्टल के घर के पास रहती थी, इसलिए वह नियमित रूप से उसके घर के पास से गुजरता था। जांचकर्ता को पुष्टि मिलने के बाद कि माइकल ने क्रिस्टल को देखा हो सकता है, उसने जेल में उससे मिलने का फैसला किया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और उसने कभी क्रिस्टल से मुलाकात नहीं की। घटनास्थल पर माइकल का डीएनए मिलने के बाद जांचकर्ता को यकीन हो गया कि संदिग्ध सच नहीं कह रहा था। उसकी संलिप्तता स्वीकार करने से इनकार करने के बावजूद विवरण उसे धोखा दे रहे थे। उसकी हथेली पर एक स्पष्ट निशान था। यह अवलोकन महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह झांत था कि इस मामले से जुड़े व्यक्ति ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। भले ही यह परिस्थिति अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं की गई थी, माइकल का डीएनए आरोप का आधार बना। अभियोजन पक्ष ने माइकल को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसकी आदतें अच्छी नहीं थीं और जो बार बार क्रिस्टल के घर के पास से गुजरता था। उस रात उनके अनुसार उसने अनुचित व्यवहार किया। उसकी स्वीकारोक्ति न करने के कारण घटनाओं के सही क्रम को पुनः निर्मित करना मुश्किल था, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। मुकदमे के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि घटनास्थल पर अपराधी के उंगलियों के निशान क्यों नहीं मिले। इसका कारण माइकल का पेशा था, क्योंकि वह एक राजमिस्त्री के रूप में काम करता था और ईंटें बिछाने में विशेषज्ञता रखता था। खुरदरी सतहों के लगातार संपर्क के कारण उसके हाथों की हथेलियों पर पैटर्न मिट गए थे, जिससे निशान छोड़ना असंभव हो गया था। माइकल ने उस रात की घटनाओं का अपना संस्करण बताया। क्रिस्टल से एक बार में मिलने के बाद वे सहमति से उसके घर गए, लेकिन उनकी शाम एक अज्ञात व्यक्ति के एक मोटरसाइकिल पर काले जैकेट में अप्रत्याशित दौरे से बाधित हुई। माइकल ने खुद को और क्रिस्टल को बचाने की कोशिश की और इस दौरान अपने हाथ पर चोट लगा ली, जिसके बाद रहस्यमय अजनबी गायब हो गया। माइकल ने भी जाने का फैसला किया और यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उसने यह निर्णय क्यों लिया। उसकी व्याख्याओं ने कई सवाल खड़े कर दिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि घटनास्थल पर केवल उसके निशान पाए गए थे। इसने उसकी कहानी को एक दूसरी व्यक्ति के बारे में सवाल उठाया, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्थिति तब और जटिल हो गई जब उस रात बार में किसी भी गवाह ने क्रिस्टल को नहीं देखा। मुकदमा 9 अप्रैल 2007 को समाप्त हुआ और माइकल को दोषी पाया गया। माइकल को अंततः सजा सुनाई गई, पैरोल के बिना 100 साल की जेल, और वह अपनी सजा काट रहा है। सारा, उन घटनाओं की एक गवाह, उस घटना से गहराई से प्रभावित थी, लेकिन समय के साथ उसने आगे बढ़ने की ताकत पाई, कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेखक बनी और एक किताब प्रकाशित की जो अपराध के बारे में थी, जिसे वह अपने बचपन से याद करती थी। पुस्तक पर काम करते समय उसने नए विवरण खोजे, जिन्हें पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। सारा ने पाया कि उन वर्षों में माइकल अक्सर अपने पिता के काले फोर्ड पिकअप का उपयोग करता था, जिसमें न्यू हैम्पशायर की नंबर प्लेट थी। दिलचस्प बात यह है कि एक गवाह ने उस रात क्रिस्टल के घर के सामने एक समान वाहन देखा था। सारा को एक महिला भी याद आई,
जिसने पुलिस को एक वाहन के बारे में बताया जिसकी तेज रोशनी थी और जो उस रात उसके पास से गुजरा था। महिला ने गलती से उन ध्वनियों को पुलिस सायरन समझ लिया था और अपने दोस्त की चिंता की थी, जो माइकल निकला। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट में उसका नाम और पता दर्ज किया, लेकिन उस समय कोई संबंध नहीं जोड़ा, जिससे महत्वपूर्ण विवरण छूट गए। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये नए तथ्य इस मामले पर बहुत पहले प्रकाश डाल सकते थे।